नाका है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत उस नाके की मालिकाना हक रखती है, जिनका रिश्ता जो है सीएम से है, सीएम विष्णुदेव साय जी से है। खान पान की व्यवस्था, किसी को मुर्गा खाना है, किसी को मछली खानी है, तो तमाम तरह की जो चीज़ें, तो वो खर्चे होंगे कहाँ से। उनके कोई फैमिली आ रहे थे कि कोई मंत्री आ रहे थे, हमको तो नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा व्यवस्था करने बोला जा रहा था। शांत, सरल, सहज स्वभाव के और उसी व्यवहार के दीपक बैज आखिर इस कदर नाराज क्यों हुए हैं कि बैरिकेड के ऊपर चढ़ के ललकार रहे हैं प्रशासन को। कह रहे हैं कि बहुत एफआईआर का शौक है, मैं भी खड़ा हूं, लो चलो मुझ पे भी एफआईआर करो। किस किस पे एफआईआर करनी है, कौन कौन सी धारा लगानी है, लगाओ जितनी धाराएं लगानी है, मैं खड़ा हूं यहाँ, हटूंगा नहीं। ऐसा आक्रामक तेवर और ऐसा तीखा अंदाज दीपक बैज का अमूमन होता नहीं है। मगर दीपक बैज का यह अंदाज न सिर्फ दिखा बल्कि खूब चर्चित भी है, क्योंकि इस अंदाज के ठीक पहले उन्होंने एक रैली निकाली, रैली के साथ एक सभा भी की, और उस सभा में लानत मलामत जम के की, खूब खिंचाई की प्रशासन की। और जब रैली निकली थी और जब सभा हो रही थी तो सभा पे देसी मुर्गा था, शराब की बोतल थी, बकरा रखा गया था। और जब रैली निकली है तो रैली में भी ये जो शराब हो, देसी मुर्गा हो, ब्रायलर मुर्गा हो, बकरा हो, ये भी रखा गया था। बाकायदे रैली निकली और रैली सीधे एसडीएम ऑफिस जा रही थी उन्हें यह भेंट करने। तो ये थोड़ा विचित्र सा आंदोलन था, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि शांत सरल दीपक के आक्रामक तेवर चकित तो कर ही रहे थे। क्या पूरा विषय है, क्या पूरा मसला है, आखिर दीपक इस कदर नाराज़ क्यों हुए हैं, इसी पर बात करने, यही जानकारी देने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। बस्तर में एक गांव है, गांव का नाम है चित्रकूट। चित्रकूट वही चित्रकूट जिसके नाम पर विधानसभा भी है, जहां से दीपक बैज विधायक भी रहे हैं। वही दीपक बैज जो पीसीसी के इस समय अध्यक्ष हैं, सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं। तो उस चित्रकूट गांव में एक नाका लगा है। नाका है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत उस नाके की मालिकाना हक रखती है। बताया यह जाता है कि वो जो नाका है, उस नाके से जो, चूँकि चित्रकूट बड़ा चर्चित जगह है, पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा चर्चित रहता है, छत्तीसगढ़ के टूरिज़्म के मैप पे बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तो गाड़ियाँ खूब आती हैं। तो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था के लिए वो नाका लगाया गया है और जाहिर है उसका एक नॉमिनल शुल्क भी ग्राम पंचायत लेती है। पूरा विवाद, पूरा मसला उसी को लेकर खड़ा हुआ। नाके को लेकर ये जान लीजिए कि नाका 10 साल के आसपास के समय से वहाँ पे उपलब्ध है, मौजूद है, और नाके से गाड़ियाँ की व्यवस्था की जाती है, पार्किंग का शुल्क लिया जाता है। ये सारी चीज़ें 10 साल से चल रही हैं। बवाल बखेड़ा टंटा तब हो गया जब हालिया दिनों, यानी करीब 2 महीना पहले, चित्रकूट में पंचायत में नए सरपंच चुने गए जिनका नाम है भंवर मौर्य। तो भंवर जब वहाँ पे सरपंच चुने गए, जो कि बीटेक पास हैं, यानी इंजीनियर हैं, और सरपंच बने हैं, तो नाका फिर भी चलता रहा। लेकिन जब नाका चला तो बवाल बखेड़ा तब हो गया जब कथित रूप से एसडीएम की ओर से एक सूचना आई कि भाई कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं जिनका रिश्ता जो है सीएम से है, सीएम विष्णुदेव साय जी से है, इनके खान पान की उचित व्यवस्था करो। इसके ठीक पहले भी इसी तरीके के संदेशे आए थे किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वगैरह के लिए। लोग आते रहते हैं, तो खान पान की व्यवस्था, किसी को मुर्गा खाना है, किसी को मछली खानी है, तो तमाम तरह की जो चीज़ें, तो वो खर्चे होंगे कहाँ से। तो वो खर्चे ग्राम पंचायत के खाते से कटते हैं। तो ये बताया जाता है कि वो जो नाका है उससे जो आय होती है उसी से वो एक्सपेंस होता है। बहरहाल जब भंवर के पास ये फरमाइश पहुंची कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आ रहे हैं जिनका संबंध मुख्यमंत्री निवास से है, मुख्यमंत्री से है, तो उनकी व्यवस्था करो, भंवर ने मना कर दिया। भंवर ने कहा कि ये बार बार हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हाल फिलहाल ही आपका एक नया फरमान आया था, उसमें हमने पूर्ति कर दी, अब आप तुरंत लाएंगे तो हम कहाँ से करें। और यहाँ से विवाद शुरू हो गया। विवाद शुरू हुआ, विवाद हंगामे में बदला, और तब एसडीएम साहब आए और उन्होंने उस नाके को सील कर दिया। कहा कि ये नाका अवैध है। जब नाके को सील किया गया तब भी खूब हंगामा हुआ। सरपंच भंवर और उनके साथ जो लोग थे उन्होंने एसडीएम की कार्रवाई का विरोध किया,
और सवाल खड़े कर दिए। उस समय का जो वीडियो है वो ये है, देखिए। आप किस नियम के तहत ये बताइए हमको कि व्यवस्था करने बोल रहे थे नगर समिति मैं वाले को, किसी को बताइए किसी प्रकार की व्यवस्था के लिए नहीं बोल सर। झूठ मत बोलिए, झूठ मत रहा बोलिए। दीजिए। हम एक ही सवाल कर रहे हैं सर आपसे, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे, ये बताइए सर। नियम बताइए, नियम बताइए हमको। आप इतना सारा बता दिए ना, लंबा चौड़ा, एक नियम बता दीजिए सर। किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोल रहे थे, वसूली कर रहे थे आप, ये बताइए। आप प्रमाण ला दीजिए, मैं इस तरह का कोई चीज किसी को बोला हूँ। बोले हो क्या बोले थे कोटवार के माध्यम से, आप प्रमाण हम लोगों ने उस दिन दीजिए। चलो ठीक है कर देते कलेक्टर। पहले का ये जो ये पुराना वाला बिल है सर, पुराने लोग दे दिए ये मेरे द्वारा नहीं किया हाँ, गया। लेकिन आपके द्वारा बोला गया था सर। अच्छा, इस पे कार्रवाई कब करोगे आप? सुने कार्रवाई कब करोगे आप? ये क्या है, ये क्या है? एक मिनट देखिए सर, अभी 2 महीना क्या हुआ, हम ग्राम पंचायत चला रहे हैं, ठीक है। उसका पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया। लेकिन 5 साल से जो अवैध वसूली चल रहा था वो अब सुनना पड़ेगा बात को। हमारा एक ही सवाल है, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोले, किस नियम के तहत बोले आप? हमारा एक ही सवाल है और कुछ नहीं है, एक ही सवाल है। इसके संबंध में आप लोग कहीं पर शिकायत दर्ज करवाए कि मैं जांच करवाऊं? ये जो आप बिल दिखा रहे हैं कि 5 साल इस तरह की चीज हुई है, उसको लेकर आप मेरे पास शिकायत लेके आए हो? या उस दिन जब मैं आया था, जब पहले दिन जब नाटा में जो सदा सरंग में बैठक लिया था, उस दिन भी ये चर्चा हुई थी, ठीक है। इसके संबंध में आप लोग मेरे पास किसी प्रकार का शिकायत ला के ले आए हो? कोई प्रमाण? वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं जानते। आप अपना नियम बता दो, एक नियम बता दो सर, किस नियम के तहत आप व्यवस्था करने बोले? मैं सीओ साहब के यहाँ बैठा था, आप फोन किए थे, मैं सीओ साहब स्पीकर ऑन किए तो मैं खुद सुना हूँ। अरे वो सरपंच अपने आप को विधायक से बड़ा समझता है क्या? व्यवस्था नहीं करता कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन इस तरह का मैं कोई चीज नहीं बोला हूँ। अगर बोले हो सर, तो दिखा मैं खुद सुना हूँ सीओ साहब के फोन में। आप लोग प्रमाण ला दो ना। प्रमाण हमारे पास नहीं है भाई। सर सीओ साहब से बात करें, प्रमाण कैसे दूंगा सर? मैं खुद सुना हूँ, मैं ये सब वही एक नियम बता दो सर, किस नियम के तहत आप, किस नियम के तहत सर व्यवस्था करने के लिए, वो बता दो सर। दिक्कत नहीं है, वो तो आपकी शिकायत है ना भाई। ना वो बता दो, अब मेरे आप बता दो। हम इसीलिए बैठे, जब तक निराकरण नहीं हो जाता 21 नियम के तहत हुआ, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। टेंट लगाओ यार, अब नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। एसडीएम साहब ऐसा क्या बताए थे जिस चीज की व्यवस्था न की गई थी, जिस कारण से नाका समिति को भंग करने की कोशिश की एसडीएम गई? साहब हमारे ग्राम पंचायत कोटवार के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए बोले थे, राशन पानी व्यवस्था करने के लिए बोले थे। उनके कोई फैमिली आ रहे थे कि कोई मंत्री आ रहे थे, हमको तो नहीं पता, लेकिन उनके द्वारा व्यवस्था करने बोला जा रहा था ग्राम पंचायत को, जो नाका चला रहा है। अगर हम व्यवस्था कर देते तो वो नोटिस नहीं निकालते। भाई हम जो ग्राम पंचायत का जो संपत्ति है, जो कर्ज जो हम लोग ले रहे हैं, हम गांव के विकास कार्य में क्यों उपयोग नहीं करेंगे? क्यों इनको देंगे हम? क्यों इनको खिलाते रहेंगे? इनके अगर हम इनकी खातिरदारी करते ना तो नोटिस नहीं निकालते, वाही हमारे ऊपर करते रहते हैं, हमारे बच्चे हैं बोलते रहते हैं। सर जो आपको लिस्ट भेजा गया था जो भी खिलाने पिलाने का, वो आपके पास प्रूफ है? लिस्ट है मोटो? हाँ। ये तो पुराना लिस्ट है, इसके पहले जो संचालित हो रहा था, जी। इसके पहले जो 5 साल संचालित हो रहा था। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, चित्रकूट वो जगह है, यानी चित्रकूट पंचायत, जहाँ पे दीपक बैच का निवास है। क्योंकि दीपक बैच की जो राजनीतिक की शुरुआत हुई वो उसी विधानसभा से हुई, वहीं से वो विधायक बने, सांसद भी बने, तो चित्रकूट उनका मूल गृह क्षेत्र है। और जाहिर सी बात है कि जब ये मुद्दा मसला बनने लगा, जब विवाद बढ़ गया, ये एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारियों और सरपंच और गांव वालों के बीच बड़ी तनातनी हुई, खूब विवाद हुआ, तो सरपंच के ही जरिए सूचना दीपक बैच तक पहुंची, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तक, और उन्होंने इस विषय को लेकर आपत्ति जताई। उनकी आपत्ति का विषय ये था कि सरपंच ने जब पूरा विषय बताया तो कुछ बिल भी दे दिए। यानी ग्राम पंचायत को जब कोई फरमाइश आए, कोई कुछ आए, तो वो चावल जाएगा, मछली जाएगी, दारू जाएगी, सिगरेट जाएगी, ये सब का बाकायदे बिल मेंटेन किया जाता था ग्राम पंचायत में। तो वो बिल भी उन तक पहुँचे तो वो चौंके दीपक बैच, बोले कि ये क्या हो रहा है? नाके से जो आय होनी थी वो तो ग्राम पंचायत के दूसरे कामों में लगनी है, ये कौन सा व्यवस्था चल रही है? तो सरपंच ने बताया कि ये अतीत से चली आ रही है, 10 सालों से, और हमसे भी यही अपेक्षा है, तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि नहीं कर पा रहे हैं तो अब दबाव दिया जा रहा है।
दीपक बैज इस बात पे नाराज़ हो गया और उसके बाद फिर नाराज़गी तब और चरम पे आ गई जब सरपंच यानी कि भंवर मौर्य और उनके साथियों के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया गया, एक एफआईआर दर्ज हुई। और जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई दीपक बैज का आक्रोश बढ़ गया और फिर एक धरना किया गया। उसके बाद एक रैली निकली। धरने में विषय यही था कि ये जो नाके को बंद करने के लिए प्रशासन की अभी तंद्रा टूटी है, जिसे अभी अवैध बताया जा रहा है, ये तो 10 साल से चल रहा था और इसी नाके के जरिए ये बहुत सारे मेहमानी होती थी जिसके लिए एसडीएम के फ़ोन आते थे। मेहमानी के जो भी खर्चे हैं उसकी रसीदों को लिया गया और चूंकि उन रसीदों में मुर्गे का जिक्र था, बकरे का जिक्र था, शराब का जिक्र था, सिगरेट का जिक्र था, तो जब सभा हुई तो सभा में टेबल पर उन चीज़ों को रख दिया गया। सभा समाप्त हुई और रैली की तर्ज पे दीपक बैज नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े निकले। तो जब रैली निकली तो उसमें भी कार्यकर्ताओं के हाथ में शराब की बोतल थी, मुर्गा था, बकरा था, सिगरेट का डब्बा था और ये उनका उद्देश्य था कि भाई चूंकि पूरा बवाल बखेड़ा इसी बात को लेकर हो रहा है कि साहब का फरमान आता है व्यवस्था करो, व्यवस्था में यही चीज़ें होती हैं, ये हम दे नहीं पा रहे हैं तो चलिए उनको भेंट ही दे देते हैं कि चलिए आप इसको रख लीजिए, इसी बात का तो बवाल टंटा है, काहे के लिए इतना बवाल कर रहे हैं आप। और बैरिकेड प्रशासन की ओर से लगे हुए थे तो एसडीएम साहब आए नहीं और भीड़ पहुंच गई दीपक बैज के नेतृत्व में। तो दीपक बैज का वो जो स्वरूप जो शुरू में आपने देखा, सबसे शुरू में, ये उसी रैली के उस वक्त का है जब दीपक बैज के साथ कार्यकर्ता पहुंचे एसडीएम कार्यालय और उनको ज्ञापन भी देना था और उसके साथ साथ ये चीज़ें भी देनी थी जिनमें शराब थी, मुर्गा था, बकरा था, सिगरेट का डब्बा था। तो एसडीएम साहब नहीं आए मगर फिर दीपक बैरिकेड पे खड़े हुए और फिर उनका जो आक्रोशित आक्रामक तेवर है वो उसी बैरिकेड पे खड़े होने के दौरान नज़र आया। चकित कर रहा था वो तेवर क्योंकि दीपक बैज के स्वभाव में वो तेवर देखा ही नहीं गया है। बतौर पीसीसी चीफ, बतौर सांसद, बतौर विधायक दीपक शालीन, शांत और संयत रहे हैं। तो ऐसे में जबकि वो बेहद आक्रामक थे, बहुत ही गुस्से में थे, भड़क रहे थे, तो वीडियो का वो अंश वायरल हो गया। तो एक बार फिर से, हालांकि आपने ये वीडियो शुरू में देखा है मगर उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए कि दीपक बैरिकेड में खड़े हैं और किस तरीके से भड़क रहे हैं। देखिए। पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरे विषय को समझने के लिए हमने दीपक बैज से बात की दूरभाष पे और उनसे पूरा विस्तार से समझना चाहा कि विषय क्या है, मसला क्या है, शांत संयत दीपक बैज इतने भड़क क्यों गए हैं और जब रैली निकली तो निकली उसमें ये दारू, मुर्गा, बकरा, सिगरेट का डब्बा, इन सब का क्या औचित्य था। धरना दे रहे थे, घेराव करने जा रहे थे, तो इन सब की ज़रूरत क्या पड़ी थी, क्या हुआ, क्या पूरा विषय है, इसको लेकर दीपक बैज ने जो कुछ कहा दूरभाष पे वो यहाँ है। दीपक जी नमस्ते, मैं याज्ञवल्क बोल रहा हूँ। जी नमस्कार मिश्रा जी। आपकी अनुमति हो तो मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कुछ आपकी विधानसभा क्षेत्र, आपके गृह क्षेत्र से आपके आंदोलन की एक तस्वीर आई, उसमें बहुत आक्रामक, बहुत आक्रोशित हैं आप वो बल्लियों पे चढ़ गए हैं, ललकार रहे हैं, क्या हो गया? दीपक बैज को गुस्सा क्यों आया? अब देखिए हम लोग तो शांतिपूर्वक हमेशा आंदोलन करते आए, आगे भी उस दिन भी शांतिपूर्वक ही आंदोलन कर रहे थे और आगे भी शांतिपूर्वक ही हम लोग आंदोलन करेंगे। देखिए आप तो पूरे यहाँ का पूरा मसले तो आपको पता है, चित्रकूट का मामला। थोड़ा सा विस्तार दे दीजिए, थोड़ा बता दीजिए। देखिए चित्रकूट में जी हमें तब पता चला जब ये पूरा बिल बाहर आया। अभी तक तो हमको मामला पता ही नहीं था। विधायक हम भी 5 साल थे, 6 महीना थे, 5 साल 6 महीना, 5 साल सांसद, 10 साल से ऊपर विधायक और सांसद रहे। लेकिन हम लोग तब से चित्रकूट का जो टोल टैक्स नाका चल रहा है, पार्किंग नाका बोलना चाहिए, पार्किंग नाका चल रहा है, तो वहां तक तो कभी हम लोगों ने भी कभी तो इस तरह के नहीं देखे। वहां पे 10 साल से चल रहा है। आखिर अभी हुआ क्या कि आप नाका को अचानक बंद कर दे तो अवैध है, अवैध चला रहे हो। भाई 10 साल से चल रहा है, अवैध नहीं हुआ, अभी अवैध कैसे हुआ? इसलिए अवैध हुआ
कि उस नाका से पिछले साल भर से लगातार वीआईपी आ रहे हैं, कोई कलेक्टर आ रहा है, कोई अधिकारी आईएएस अधिकारी आ रहे हैं, और कोई मंत्री के रिश्तेदार आ रहे हैं, सरकार के रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके नाम से राशन पानी मांगते जा रहे हैं, ये बराबर देते जा रहे हैं। बाकायदा बिल है इनके पास, 2024 का 25 का बिल है नहीं? तब तक अवैध नहीं हुआ। हमारा सरपंच अभी चुन के आया, पढ़ा लिखा सरपंच है, जी बी इंजीनियरिंग बी किया है। उन्होंने भी पिछले 10 दिन पहले कोई कलेक्टर आए थे, तब भी उन्होंने मदद की। अब बोले सीएम साहब का दामाद आ रहे हैं, भाई बार बार मांगोगे तो उन्होंने मना कर दिया। 2 महीने से नाका चला रहा है वो, तो उन गांव वाले नाका चला रहे हैं, वो भी क्या अपने लड़कों को, बेरोजगार लड़के को दे दिया है, खुद भी नहीं चला रहा है, तो उनको दे दिया। और उसके बाद बोलेगे कि नहीं फिर हमको राशन चाहिए। एसडीएम उनको लगा रहे हैं फोन, सीओ को लगा रहे हैं फोन, और किसी कोतवाल के माध्यम से भेज रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया साफ साफ, 15 तारीख की बात है, मना कर दिए। तो उसके बाद 15 तारीख को ही सेकंड पहर नोटिस जारी करता है एसडीएम कि आप नाका अवैध रूप से चला रहे हो, इसे बंद कर देना, बंद कर दो ये, ठीक। उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद और 1-2 दिन चलाए, फिर नाकाम सील जाके सील लगा देना। उसके बाद उनके खिलाफ सरपंच और 12 लोग खिलाफ एफआईआर दर्ज करना। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? मतलब उतने दिन से चल रहा था, अवैध नहीं था। दूसरी चीज, पिछले साल भर से आप राशन पानी वहीं से ले रहे हो, नाका के पैसे से, ग्राम पंचायत के पैसे से, वो अवैध नहीं था। आज राशन पानी देने से मना कर दिया सीएम के दामाद के लिए, तो अवैध हुआ, इसलिए आप एफआईआर कर रहे हो। ये तो तरीका ठीक नहीं है। विरोध हमारा वही है। इसलिए शांतिपूर्वक हम लोगों ने एसडीएम घेराव रखे थे, 5-6 मांगों को लेकर, और रखे थे, और स्वाभाविक सा घेराव शांतिपूर्वक भी रहा। और हम लोग तो एसडीएम साहब को प्रतीकात्मक रूप में, हम लोग तो देसी मुर्गा भी लेके गए, देसी महुआ का दारू भी लेके गए हम लोग, उसके बाद हम लोग बकरा भी लेके गए, ब्रायलर मुर्गा भी लेके गए हम लोग। ये रख लो भाई आप, कल के दिन ये है कि आप फिर सरपंच को मत मांगना, नाका का पैसे से मत मांगना, हम दे रहे हैं आपको। अगर आपको कोई चलाने में दिक्कत है तो हम दे रहे हैं आपके, एडवांस में रख लो। आपके कोई वीआईपी, आपके कलेक्टर, आपके आईएएस अधिकारी आएंगे तो आप खिला देना, ये है। अब उसी बूथ में तो आप भीड़ भाड़ में देखिए, भीड़ भाड़ में तो ये है कि बस हम लोग मेरे ख्याल आधे घंटे रहे। ऐसे ही हम तो बोल रहे थे भाई एसडीएम साहब को बुला लो, एसडीएम साहब बुला लो, हम उनको देने आए हैं मुर्गा बकरा, वो आके ले जाए हमसे। हम तो यही निवेदन कर रहे थे, लेकिन अचानक उधर से फिर एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, या धमकी आएगा। भाई कितना एफआईआर करोगे बताइए ना आप तो वैसे ही डरा रहे हो हमको, हमारे सरपंच को तो वैसे ही डरा रहे थे आप, कि आप 420 लगा देंगे, आपको ये धारा लगाएंगे, वो धारा लगाएंगे। बेचारा 2 महीना हुआ है, चुन के आया है, उसको धारा लगा के आप डरा किसको रहे हो? तो वैसे बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र है, और यहाँ वैसे ही ट्राइबल क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों को मदद करना छोड़ के आप डरा रहे हो उनसे। मैंने तो कहा 420 लगा दो, दारू का केस लगा दो, आप नक्सली का केस लगा दो, एनएसए लगा दो, मैंने तो सब कहा, सब लगा दो उनके ऊपर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जेल भेजना है भेज देंगे उनको। तो इस तरह से धमकी देकर आप बस्तर में सरकार चलाएंगे, प्रशासन चलाएंगे, नहीं हो सकता। हम मतलब प्रशासनिक आतंकवाद हम स्वीकार नहीं करेंगे। बस्तर शांतिप्रिय जिले है, यहाँ पे लोग शांति से रहना चाहते हैं, जानते हैं। लेकिन इस तरह से आप पंचायत का और सरकारी पैसा का दुरुपयोग करोगे, हम इस पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेन मसला ये था। ठीक है दीपक जी, आपने बात की, थैंक यू। जी Thank जी, थैंक यू। ये सियासत है, राजनीति है। विपक्ष का व्यक्ति हो, विपक्ष का नेता हो, उसे सत्ता पर हमला करने का मौका मिले तो भला चूके कैसे। इसमें कोई दो मत नहीं कि दीपक शांत और सरल से, थोड़े चुप से रहते हैं, मगर जब भी अवसर मिला है दीपक को कि वो सत्ता पर हमला कर सकें, वो कोई मौका नहीं चूकते, पूरी आक्रामकता के साथ करते हैं। हाँ, फिर से बता दूं कि बैरिकेड पे चढ़ के ललकार दें और इस तरीके से करें, ये दीपक बैज का पहला ऐसा रिकॉर्डेड वीडियो कोई सामने आ गया है, वरना दीपक के साथ ये चीज़ें नहीं रही हैं। तो विपक्ष के समय में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, यानी विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष, उसको अवसर मिल गया और उसने अवसर को बहुत मुकम्मल तरीके से भुना लिया है। बहुत आक्रामक तरीके से वो सामने आए, और जिस व्यंग्यात्मक लहजे में, या जो प्रदर्शन उन्होंने किया, जिसमें शराब थी देशी, जिसमें मुर्गा था, जिसमें सिगरेट था, जिसमें बकरा था, उसको लेकर जिस तरीके से वो निकले, उसने ये भी बताया बहुत मुकम्मल तरीके से कि आखिर बस्तर में प्रशासन की जो मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी का असली भुगतान कौन भुगताता है, कौन उसका पेमेंट करता है, कौन उसके लिए उत्तरदायी है।
और यहीं से बहुत सारे मसले शुरू हो गए हैं। तो सियासत में हर मुद्दा अहम है, जिस मुद्दे से सत्ता घिर जाए, तंत्र घिर जाए। अब यदि ये चूक प्रशासन की ओर से हो गई है, कोई भी चूक जिससे कि विपक्ष को अवसर मिल गया है, तो सत्ता को समझने की ज़रूरत है, बिला शक संभलने की भी ज़रूरत है। मगर ये सत्ता है, ये सत्ता का जादू है, न संभलने देगा न समझने देगा। और दीपक बैज के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत शानदार हैं। आखिर विपक्ष को यही तो चाहिए कि सत्ता ना तो संभले और ना ही समझे। तो एक अहम सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देने आया था। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।